क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती। नमस्कार, शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह और आज से क्रिप्टो ट्रांजैक्शन पर या फिर कहें ट्रांसफर जो वर्चुअल डिजिटल एसेट का होगा उस पर 1% टीडीएस लागू हो चुका है आज की तारीख से, और इसी पर आज की हम चर्चा भी करने वाले हैं। और वीडीए वर्चुअल डिजिटल एसेट सरकार क्रिप्टो को डिफाइन करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करती है, उसकी भी पूरी डेफिनेशन आ गई है, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण सिंह और ये सारी चर्चा से पहले इस हफ्ते की बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले यही सबसे बड़ी खबर रहेगी, टीडीएस के नए नियम आज से लागू हो गए हैं। 10,000 से अधिक के ट्रांजैक्शन पर ये नियम लागू रहेंगे। क्रिप्टो करेंसी पर 1 अप्रैल 2022 को 30% इनकम टैक्स लगाने के बाद ये कदम उठाया गया है। हालांकि निवेशक नुकसान होने पर जो टीडीएस लगा है उसे क्लेम कर सकते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। गिफ्ट कार्ड, कूपन और रिवॉर्ड पॉइंट्स को वर्चुअल डिजिटल एसेट नहीं माना जाएगा और ये क्रिप्टो करेंसी पर लगने वाले 1% टीडीएस के दायरे में भी नहीं आएंगे। ये जानकारी सरकारी नोटिफिकेशन में दी गई, जहां पर वीडीए को एक्सप्लेन किया गया, डिफाइन किया गया। यूरोपियन यूनियन ने क्रिप्टो एसेट के ट्रांसफर को ट्रैक करने के लिए नियमों को आखिरी रूप दे दिया है। ये कानून नए ईयू एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पैकेज का हिस्सा है और मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स रूल यानी माइका रूल्स के हिसाब से रहेंगे। क्रिप्टो एसेट के ट्रांसफर को ट्रैक करने और पहचानने के पीछे मकसद मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकियों को फंडिंग और दूसरे अपराधों को रोकना है। आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। रूस में मंगलवार को एक ड्राफ्ट कानून को मंजूरी दे दी गई है जिसमें डिजिटल एसेट और क्रिप्टो करेंसी को जारी करने वालों को वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट से छूट दे दी गई है। रूस लंबे समय तक क्रिप्टो करेंसी और दूसरे डिजिटल एसेट्स पर संदेह करता रहा है। यहाँ के सेंट्रल बैंक ने भी वित्तीय स्थिरता को लेकर चिंता जताई थी, लेकिन फरवरी में रेगुलेटर ने ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म एटमाइज रशिया को डिजिटल एसेट एक्सचेंज के लिए लाइसेंस दे दिया था। अब आ जाते हैं असली मुद्दे पर, जो है टीडीएस वाला। आज से वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर पर देना होगा 1% टीडीएस। नए इनकम टैक्स सेक्शन 194 यानी 194S, जिसे फाइनेंस एक्ट 2022 में शामिल किया गया है, उसके तहत देना होगा। जब खरीदार सेलर को पेमेंट करेगा उसे उसी वक्त उसे टीडीएस देना होगा। 22 जून को आए सर्कुलर में सीबीडीटी ने यह साफ किया था कि टीडीएस की जो जिम्मेदारी है वो खरीदार, एक्सचेंज या फिर ब्रोकर पर रहेगी। लेकिन कुछ सवाल हैं जो शायद आपके मन में हो सकते हैं, उनका एक एक करके जवाब दे देते हैं। सबसे पहले ये अपडेट है क्या? तो देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने हाल ही में नए सेक्शन 1994S से जुड़ी गाइडलाइंस जारी की, जिसमें कई सवालों के जवाब क्लियर हो गए, जैसे कि कौन काटेगा टीडीएस। पीयर टू पीयर यानी सीधे खरीदार और सेलर वाले जो ट्रांजैक्शन है उसमें खरीदार जो पैसा दे रहा है वो इस सेक्शन के मुताबिक टैक्स भरेगा। उसके अलावा ग्रॉस पर या नेट वैल्यू पर किस पर कटेगा? तो देखिए, कुल अमाउंट या नेट अमाउंट जो होगा उसका आधार नेट अमाउंट पर जो जीएसटी है या जो चार्ज है या रेंडरिंग सर्विस है उसके बाद जो है ये टीडीएस जो है वो लागू किया जाएगा। इसके अलावा वीडीए, इस टर्म को भी डिफाइन कर दिया गया है। इनकम टैक्स एक्ट में जो धारा 47A है उसमें वीडीए के बारे में बताया गया है कि कोई भी जानकारी, कोड, नंबर या टोकन जो क्रिप्टोग्राफी को इस्तेमाल करके बनाया गया है या किसी दूसरे तकनीक और उसमें भारतीय या विदेशी मुद्रा नहीं है तो उसे वीडीए कहा जाएगा। और एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन या कोई और जो इस जानकारी में फिट दिखे वो भी इसमें शामिल है। तो ये शुरुआती कुछ सवाल थे, लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक एक्सपर्ट भी उनका जवाब दे तो उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट भी है। और एक बड़ी तेजी से मैं करेक्ट अपने आप को कर दूं, ग्रॉस और नेट वाले सवाल का जवाब है नेट वैल्यू पर वो जो टीडीएस है वो लगेगा। सचिन जॉली हमारे साथ, पार्टनर डीएमडी एडवोकेट, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल कि वो 1% का जो टीडीएस है वो कैलकुलेट कैसे होगा? आपके श्रोताओं के लिए मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से समझाना चाहूंगा कि जैसे 200 रुपए की सेल हुई है, उसमें से एक्सचेंज ने 1 रुपए की कमीशन चार्ज की है और 3 रुपए का जीएसटी है, तो नेट अमाउंट बचता है 196 रुपए। 196 रुपए पे
1% TDS बनता है, ₹1.96, और नेट अमाउंट जो मिलेगा सेलर को वो होगा ₹194.04। अगर ग्रॉस पे होता तो जो 1% का TDS है वो पूरे ₹200 पे होता, बट बिकॉज CBDT ने एक्सप्लेन किया है कि ये नेट अमाउंट पे होगा, तो आफ्टर एक्सक्लूडिंग द कमीशन एंड GST, जो 200 में से हमने ₹1 की कमीशन और ₹3 की GST हटा दी, तो TDS 1% का 196 पे लगा, 200 पे नहीं लगा। इस तरीके से कैलकुलेट हो। वहीं जानकारी ये भी है कि देखिए, जो इन्वेस्टर को अगर नुकसान हो जाता है तो वो इसका रिफंड जो है वो भी ले सकता है, अगर आप वो भी बता दें। बिल्कुल, अगेन एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा कि अगर आपने एक बिटकॉइन खरीदा था जिसकी वैल्यू $30,000 थी एक टाइम पे, आज के दिन आप उसको बेचने जाएंगे, $18,000-19,000 का बिटकॉइन है। जो TDS है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे है, तो आज की डेट में 18 या 19,000 जितने का भी बिटकॉइन बिकेगा उस पे 1% TDS हो जाएगा। जैसे हम आज के लिए 18,000 काउंट कर ले तो ₹180 का TDS जो बायर है वो डिडक्ट करके सरकार के पास जमा करा देगा आपकी पैन के अगेंस्ट। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आप दिखाएंगे कि आपने 30,000 का परचेज किया था, आपने 18,000 में बेच दिया है, इसमें आपको $12,000 का नुकसान हुआ है, तो कोई टैक्स की तो गुंजाइश ही नहीं है। तो जो $180 डिपॉजिट हुआ है आपके पैन के अगेंस्ट वो आपको रिफंड मिल जाएगा, $180 इस एग्जाम्पल। तो देखिए, जो सर्कुलर है उसमें कई सारे पॉइंट्स थे, हमने पिछले हफ्ते एक एपिसोड में इस पर चर्चा भी की थी, लेकिन अभी भी क्योंकि आप एक टैक्स एक्सपर्ट हैं, कोई ऐसा ग्रे एरिया इसमें नजर आता है, कोई ऐसा सवाल आपको लगता है जिसका जवाब अभी नहीं मिला है? देखिए, सवाल बहुत उठेंगे जब प्रैक्टिकल ट्रांजैक्शंस होंगी, कि डबल TDS को कई जगह डील करने की कोशिश की है, बट ऐसे कई उदाहरण आएंगे। आई थिंक अभी हमें वेट एंड वॉच अप्रोच लेनी पड़ेगी, बट दो मेरे दिमाग में जो 2-3 विषय हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो अगर एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज माइग्रेट होगा कोई VDA, तो उस पे क्या ये TDS या कर कटाई का सेक्शन 194S लगेगा? दूसरी चीज, क्या ये TDS प्रोविजंस किसी फॉरेन एक्सचेंज पे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, या किसी फॉरेन बायर पे लगेंगे कि नहीं लगेंगे? आई थिंक ये दो सवाल बहुत बड़े हैं। तीसरा जो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा, जो VDA की एक्सक्लूजन दी गई है, जैसे आप बता रहे थे कि गिफ्ट वाउचर्स, माइलेज पॉइंट्स, ये सब एक्सक्लूड किए गए हैं। कई बार क्या होता है, आपके अगर माइलेज पॉइंट्स एक्सपायर कर जाते हैं तो आप उनको थोड़ा डिस्काउंटेड पैसा देके उनको रिन्यू करा लेते हैं। उस पे क्या होगा? क्या उस पैसे पे विल दैट बी ट्रीटेड एज परचेज कॉस्ट? क्या होगा, उस पे TDS लगेगा कि नहीं? सो आई थिंक दीज आर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एज वी गो हेड। मैं मानता हूं कि सरकार इनको भी एक्सप्लेन करेगी, CBDT इस पे भी कुछ they'll throw some light on this. Hopefully things should get clearer. जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुत अच्छा किया कि आपने पूरा एनालाइज जो है इसे जरूर कर दिया है, क्योंकि जो इन सर्कुलर्स को बना रहे हैं वो अगर इस वक्त सुन रहे हैं तो उन्हें काफी सारा मदद जरूर मिलेगी। बट सचिन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, मार्केट की भी बात कर लेते हैं। देखिए, क्रिप्टो हेज फंड 3 एरोस कैपिटल लिक्विडेशन में जा रहा है और बिटकॉइन 19,000 से नीचे तक गिर चुका है। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट का कैप $870 बिलियन पर आकर रुक गया है। इसमें 2% की और गिरावट हुई है। सबसे पहले हमने देखा टेरा लूना का क्रैश हुआ, फिर सेल्सियस, फिर यूएस फेड रेट जो है वो बढ़े, और अब ये 3 एरोस कैपिटल जो है वो मंदी की तरफ आगे बढ़ रहा है, या मंदी की तरफ मार्केट को लेकर जा रहा है। तो चिंताएं जो है मार्केट में वो बढ़ रही हैं और क्रिप्टो सेक्टर की स्थिरता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में जो हलचल मार्केट में है, जो बवंडर मचा हुआ है, उससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स अपने कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रख सकते हैं ताकि थोड़े बेहतर इक्विप्ड हों आप,
थोड़े बेहतर आपके पास इसे डील करने का तरीका हो। हमारे साथ दो मेहमान हैं, उन दोनों के पास 3 खास टिप्स हैं। सबसे पहले प्रणव शर्मा के पास चलते हैं, फाउंडिंग पार्टनर हैं वुडस्टॉक फंड के। प्रणव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके 3 पॉइंट्स या वो 3 टिप्स कौन सी हैं? अरुण, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और ये अपन जो मार्केट में जो अभी गतिविधियां देख रहे हैं, जो सिचुएशन अपन देख रहे हैं, इसका रीजन बहुत ही सिंपल है कि जब बुल मार्केट होता है तब मार्केट्स अपने 2 स्टेप आगे रहते हैं, जो लोग होते हैं उसमें 4 स्टेप आगे होते हैं और रेगुलेटर्स 4 स्टेप पीछे होते हैं। सो अभी क्या हो रहा है कि सब अपने जो स्टेप्स हैं उसको नाप के और एक साथ में अभी चल रहे हैं। सो आई थिंक बहुत सारी चीजें होंगी जिसमें कि रेगुलेशंस भी आएंगे, स्टेप अप करेंगे, लोग भी काफी प्रूडेंट हो जाएंगे, मतलब समझदारी आ जाएगी उनमें, और मार्केट्स भी अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज कर लेंगे। सो 3 चीजें जो मैं बताना चाहूंगा जो कि दर्शकों को होपफुली एक थोड़ी स्थिरता भी दे और एक तरीके से डायरेक्शन भी दे। पहली बात तो यह है कि मार्केट्स का नेचर ये है कि वो उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, तो साइक्लिकल है वो। डेफिनेटली मार्केट में अभी क्राइसिस हुआ है, कंटेजन हुआ है, सो फियर होना, डरना बहुत डेफिनेटली बहुत ही नॉर्मल है। बट अल्टीमेटली ये मार्केट्स भी कंसोलिडेट होंगे। काफी सारा पैसा फंड्स में रेज करके रखा हुआ है, काफी सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि काफी साल से इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो साइड में बैठे हुए हैं और वो पैसे को इन्वेस्ट करना चाहेंगे। वो इसमें मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आप है ना एकदम जो सॉलिड अच्छी कंपनीज हैं, जो प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, जिनके कस्टमर एक्विजिशन, जो कस्टमर्स को है ना अच्छे से डील कर रहे हैं, कस्टमर्स उनके बढ़ते जा रहे हैं, उनके नंबर ऑफ एक्टिव कस्टमर्स उनके बढ़ते जा रहे हैं, वो कंपनीज में, वो प्रोटोकॉल्स में आप उनको ढंग से देखिए और सही प्राइस पे सही टाइम पर आप इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं आप। वंस अगेन फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट एक डायरेक्शन है ये। दूसरी बात ये हो गई कि है ना मार्केट को टाइम करना सही चीज नहीं होगी, बिकॉज आप कभी भी मार्केट को टाइम करना चाहेंगे तो फिर उसमें आप आगे पीछे होंगे एंड देन कहीं ना कहीं आप उसमें मार्केट में अटक सकते हैं आप। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप है ना मैक्रो को समझें कि क्या हो रहा है, ग्लोबल जो परिस्थितियां उनमें क्या हो रहा है, इन द सेंस की है ना फेड क्या कर रहा है आपका, फिर प्लस है ना इंडिया में क्या चीजें हो रही हैं और प्रोटेक्शनिज्म जो ग्लोबली हो रहा है तो उसमें किस तरीके से मार्केट्स कैसे बिहेव कर रहे हैं इसमें। सो अगर फेड अगर 100 बेसिस पॉइंट्स या 75 बेसिस पॉइंट्स या फिर आई एम जस्ट सेइंग कि अगर 100 बेसिस पॉइंट्स अगर 2-3 बार अगर रेस करता है तो डेफिनेटली मार्केट्स और यहाँ से फर्दर नीचे जा सकते हैं। ये मैक्रो की बात हुई। बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी आज की तारीख में क्रिप्टो मार्केट्स में। सो बिटकॉइन को जो होगा वो बाकी सारे एसेट्स में भी आपको दिखेगा वहां पर। सो डेफिनेटली आप बिटकॉइन को आप क्लोजली देखिए। तीसरी बात मैंने जो आपको पहले ही बता रहा था कि आप सॉलिड कंपनीज को देखिए आप। सो ये 3 चीजें देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रो देखना इंपॉर्टेंट है, बिटकॉइन देखना इंपॉर्टेंट है, माइक्रो देखना इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात जो कि है ना मेरे ख्याल में ये आप है ना एक चीज देखिए कि ये जो गवर्नेंस होती है, जो बेसिकली शासन विधि है किसी प्रोटोकॉल की या फिर किसी कंपनी की या फिर जैसे कंप्लायंस होता है, रेगुलेशन होता है, उस पर काफी स्पॉटलाइट आने वाली है। सो आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में ऐसे प्रोटोकॉल्स में, ऐसे स्टार्टअप्स में, ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करिए जो कि कंप्लायंट है और सही तरीके से संतुलित वे में अपने आप को चला रहे हैं और मल्टीपल ईयर्स से काम कर रहे हैं स्पेस में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणव। अब हमारे दूसरे एक्सपर्ट की तरफ चलते हैं, रोहास नागपाल, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट, हाईफाई ब्लॉकचेन। रोहास, आपकी वो 3 टिप्स क्या होंगी, क्योंकि मार्केट के हालात जो हैं वो कई लोगों को टेंशन में जरूर डाल रहे हैं और ये आज से नहीं कई हफ्तों से ऐसे चलता आ रहा है ये सिलसिला। तो आपकी वो क्या टिप्स होंगी इस जो टर्बुलेंस है उससे डील करने के लिए? जरूर। तो टिप नंबर 1 ये होगी कि अगर आप क्रिप्टो में नए हैं तो ये क्रिप्टो में एंट्री करने का टाइम नहीं है। आप अभी भी कुछ टाइम और वॉच कीजिए। अभी भी मेरे हिसाब से मार्केट बॉटम नहीं हुई है। तो अगर आप नए हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एयर ड्रॉप्स में ले सकते हैं। तो क्या होता है कि जब भी कोई नया क्रिप्टो प्रोजेक्ट आता है तो वो शुरू में बहुत सारे टोकन फ्री में बांटता है अपनी मार्केटिंग के लिए। तो उसमें आप अप्लाई करते हैं तो आपको एकदम फ्री में क्रिप्टो मिलते हैं। तो वो तो ऑलवेज एक अच्छा आइडिया रहता है। दूसरा, बहुत सारे क्रिप्टो के लर्न एंड अर्न प्रोजेक्ट चलते हैं। मतलब आप उस क्रिप्टो के बारे में सीखिए, उनका एक वीडियो देखिए, एक क्विज आंसर कीजिए और फिर आपको कुछ क्रिप्टो एकदम फ्री में मिलते हैं। तो अगर आप नए हैं तो मैं बोलूंगा ये आपके लिए अभी बेस्ट तरीका है। अपने पैसे फिलहाल मत डालिए। टिप नंबर 2 जो है वो है कि बिटकॉइन को शॉर्ट मत कीजिए। शॉर्ट का ये मतलब होता है कि आज आपके पास बिटकॉइन नहीं है फिर भी आप उसको डेरिवेटिव के तौर से बेच रहे हैं। मतलब 100 रुपए का रेट है, आपको लगता है 90 जाएगा तो आप 100 में बेचते हैं, 90 में वापस खरीद लेते हैं कि 10 रुपए प्रॉफिट हो। ये मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। अगर आप एक खतरों के खिलाड़ी हैं
तो मैं बोलता हूं एक मगरमच्छ के साथ जाके रेसलिंग कर लीजिए, वो इतना खतरनाक नहीं है, पर बिटकॉइन शॉर्ट करना बहुत ही खतरनाक है। और इसके लिए एक टर्म भी है जिसको हम बोलते हैं एश ब्रेकिंग, कि अगर जो आदमी बिटकॉइन शॉर्ट करके अपनी पूरी कैपिटल लॉस कर देता है उसको एश ब्रेकिंग बोला जाता है, तो उससे बचिए। और तीसरा जो है, अभी क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट 90% से भी ज्यादा गिर चुके हैं, तो ये एक अच्छा टाइम हो सकता है ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाने का। तो इतना याद रखिए कि उस प्रोजेक्ट के पीछे एक बहुत सॉलिड यूज केस होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट करता क्या है, वो कोई रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तभी आप उसमें लगा सकते हैं। तो इन कंक्लूजन मैंने 3 चीजें बोली आपको। पॉइंट नंबर 1, अगर आप नए हैं तो मार्केट में इस समय मत एंटर कीजिए। पॉइंट नंबर 2, बिटकॉइन को मत शॉर्ट कीजिए। और पॉइंट नंबर 3, ये अच्छा टाइम है सॉलिड प्रोजेक्ट्स ढूंढने के लिए। वाह, मतलब ऐसे एक्सपर्ट्स कहाँ मिलेंगे जो पहले पॉइंट्स भी बताते हैं, फिर मैंने सोचा मैं रिवाइज करवा देता हूँ, आप रिवाइज भी करवा के जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहास। लेकिन हमारे साथ बने रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद सवाल जवाब एक सेगमेंट आने वाला है जहां पर सवाल आपके होंगे, जवाब रोहास के होंगे। और इस सेगमेंट का इंतजार आई नो आप में से बहुत सारे लोगों को रहता है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट इतनी डायनेमिक है, हर वक्त कुछ ना कुछ नया इसमें चलता रहता है, तो क्वेरीज बहुत ज्यादा जहन में आती रहती है। उन्हीं सभी क्वेरीज का आंसर रोहास देने वाले ब्रेक के बाद देखते रहिए कॉफी एंड क्रिप्टो। ये वो कॉफी मग है जो काम करता है आपको जगाने का टुवर्ड्स एवरीथिंग जो हो रही है क्रिप्टो की दुनिया में। यानी आपके अगर कुछ सवाल है तो उसके जवाब यहां पर आपको मिल ही जाएंगे क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है। यहां पर हर दिन कुछ ना कुछ नया अपडेट जरूर आता है। कौन सा कॉइन कैसा कर रहा है, किस कॉइन की तरफ थोड़े कदम फूक फूक के रखने चाहिए, ऐसे कई सवाल भी आते हैं। और जवाब देने के लिए आज हमारे साथ रोहास नागपाल हैं, चीफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्ट, हाई-फाई ब्लॉकचेन। आपका बहुत बहुत स्वागत। क्वेरी ले लेते हैं। इंस्टाग्राम पर रेहान ने पूछा है, फ्यूचर में TRX का वैल्यू बढ़ेगा क्या? तो TRX जो है वो ट्रॉन ब्लॉकचेन का नेटिव टोकन है, तो हमें यह समझना है कि ट्रॉन ब्लॉकचेन आगे जाके कैसा करने वाली है। अब मेरे हिसाब से जो ट्रॉन ब्लॉकचेन है मैं उस पर ज्यादा बुलिश नहीं हूं, और उसके पीछे कारण यह है कि आज बहुत सारी ब्लॉकचेन आ चुकी हैं दुनिया में। तो जो डेवलपर्स हैं, जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनके पास बहुत चॉइस है आज। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि वो जो पिक करते हैं चॉइस, तो वो लेते हैं या तो आपकी इथेरियम या बाइनेंस स्मार्ट चेन, काफी हद तक सोलाना और पॉलीगॉन भी। अब जब ऐसे ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है तो ट्रॉन पे बहुत कम लोग मेरे हिसाब से डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से अगर ट्रॉन पे ज्यादा बिजनेस नहीं आएगा तो TRX जो उसका नेटिव टोकन है वो भी मेरे हिसाब से आगे जाके अच्छा नहीं करेगा। और अगेन ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है जी। सद्दाम सिंह पूछ रहे हैं, क्या लूना कॉइन बुल रन में प्रॉफिट दे सकता है कुछ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर देखिए मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा और मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। देखिए ये जो लूना है, ये जो पूरा टेरा प्रोजेक्ट है, ये एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन पे बेस्ड था। और जैसे कि इस शो पे हमने बहुत बार बात की, एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन बहुत ही एक खराब तरीका है पैसे बनाने की कोशिश करने का, बिकॉज वो टेक्नोलॉजी भी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है और उसके पीछे जो इकोनॉमिक्स का मॉडल है वो भी ज्यादा सॉलिड नहीं है। और अब तो एक और चीज ये हो रही है कि जो कोरिया की पुलिस है, उन्हें अब ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रॉन की टीम है वो एक्चुअली फ्रॉड भी बहुत कर रहे थे और उन्हें बहुत सारा पैसा, बिलियनों डॉलर जो है वो प्रोजेक्ट से निकाले हैं। तो अब उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी है, उन्हें देश छोड़ने के अगेंस्ट भी रूल निकल चुका है। तो मेरे हिसाब से ऐसी सिचुएशन में लूना तो आगे नहीं बढ़ेगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आखिरी सवाल फरहान का है, स्टेकिंग ऑफ ब्लॉक ऑरा लेजेट। तो सबसे पहले तो आप ब्लॉक ऑरा के बारे में बात कर लेते हैं कि वो क्या है और उसके बाद उसमें स्टेकिंग जो है उसकी तरफ हमें एक्साइटेड होना चाहिए या नहीं। तो ब्लॉक ऑरा जो है वो एक ब्लॉकचेन है जो सिक्योरिटी टोकन्स के लिए स्पेशली बनाई गई है। अब सिक्योरिटी टोकन्स जो हैं वो काफी रेगुलेटेड अपने आप में होते हैं, तो क्या ब्लॉक ऑरा के पास उसके लिए प्रॉपर लीगल परमिशन है, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता है, वो ब्लॉक ऑरा की प्रॉब्लम है। आप एज एन इन्वेस्टर जब उसके टोकन खरीद के उसको आप स्टेक करते हैं, उसका मतलब यह होता है कि आपके टोकन लॉक हो रहे हैं
और फिर उसके अगेंस्ट आप ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट कर रहे हैं और आपको इसके लिए एक रिवॉर्ड या प्रॉफिट भी मिल सकता है। अब इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि आज की डेट में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो टॉप के क्रिप्टोज हैं वो 90% तक गिर चुके हैं। तो अगर सपोज आपने स्टेकिंग के लिए आपने टोकन लॉक कर दी और आपको मिल रहा है साल का 20% प्रॉफिट, पर उस टोकन की वैल्यू 90% गिर गई है, तो आपका तो बहुत ही बड़ा लॉस होगा। तो ऐसे सिचुएशन में मैं रेकमेंड करूंगा कि जो ऐसे नॉट सो पॉपुलर प्रोजेक्ट्स हैं उनमें तो आप स्टेकिंग बिल्कुल ही मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया रोहास। लेकिन अगले एपिसोड की भूमिका जो है वो यहाँ पर बांध लेते हैं और उसी पॉइंट पर इस एपिसोड को भी हम खत्म कर सकते हैं। एथेरियम का मर्ज जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था वो फाइनली अब सामने है। उसके बारे में आपके आखिरी में क्या ख्याल है, अगर आप कुछ सेकंड में वो बता पाएं। और तो इथेरियम का अभी एक हार्ड फोक आया है कल ही, जिसके अंदर जो डिफिकल्टी बॉम्ब बोला जाता है वो 100 दिन और तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो इथेरियम का मर्ज होने वाला है अब वो कम से कम 100 दिन या 3-3.5 महीने तक नहीं होने वाला है, और उसके बाद ही चांसेस है कि वो होगा। हो सकता है जो टीम है उनको लगा कि अभी तक टेक्नोलॉजी पूरी रेडी नहीं है, और क्योंकि पूरी क्रिप्टो मार्केट गिर रही है, इस सिचुएशन में अगर इथेरियम में बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल फ्लॉ निकल आया तब तो मार्केट एकदम खत्म ही हो सकती है। तो शायद इसकी वजह से उन्होंने इस चीज को 100 दिनों के लिए और पोस्टपोन कर दिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोहास हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ ही फिलहाल ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है, लेकिन हम लौटेंगे अगले शुक्रवार को भी शाम 7 बजे। मेरा नाम है अरुण सिंह, मेरी ओर से अलविदा। क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती।